हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग 1915 से 1948 के दौरान भारत में गांधी जी की जो गतिविधियां थी उन सभी का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा था। साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होंगे, उन सभी पे चर्चा की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको एक ही कंपाइलेशन में सारी घटनाओं का विवरण एक साथ मिल जाएगा। देखिए, राष्ट्रवाद का जो इतिहास रहा है उसमें हम अक्सर एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इटली के निर्माण के साथ हम गैरीबाल्डी को जोड़ते हैं। वैसे ही अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को जोड़ा जाता है और वियतनाम में जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने का संघर्ष है उसके साथ हम ची मिन को जोड़ के देखते हैं। इसी तरीके से महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। रीज़न ये है कि स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सबसे ज़्यादा ये प्रभावशाली और सम्मानित रहे हैं। और साथ ही साथ हमें एक बात और भी फोकस करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, वो न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं गांधी जी द्वारा कही हुई एक मोटिवेशनल लाइन से, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप स्वयं वो परिवर्तन बने जो कि आप संसार में देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजमेंट्स के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन खुद में वो चेंजमेंट नहीं ला पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने आप में वो चेंजमेंट लाएं जो कि हम संसार में देखना चाहते हैं। बात करें अगर महात्मा गांधी के जीवन की शुरुआत की तो इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ये बचपन में ही शर्मीले स्वभाव के थे। इनके बचपन का नाम मनु था और इनका अल्प आयु यानी कि 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा जी से इनका विवाह करा दिया जाता है। गांधी जी के लिए टाइटल दिया गया है कि स्वयं की उद्घोषणा करता हुआ एक नेता। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृहभूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेशन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग और अपनी अहिंसात्मक विरोध की जो तकनीक है वो सबसे पहले कहाँ पर अपनाई, तो इसकी शुरुआत इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही कर दी थी। और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि चंद्रन देवनेशन ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। अब बात कर लेते हैं स्वदेशी आंदोलन की, जो कि 1905 से 1907 के बीच में चला। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907 तक चला। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ध्यान रहे, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो महाराष्ट्र के थे, विपिन चंद्र पाल बंगाल से बिलोंग करते थे और लाला लाजपत राय पंजाब से, और इन्हीं को हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। खास बात ये थी कि ये तीनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, फिर भी इनका उद्देश्य एक था और ये गर्म दल के नेता थे। इससे हमें ये बात भी सीखने को मिलती है कि चाहे हमारे निवास स्थान अलग हो, हमारा धर्म संप्रदाय अलग हो, हमारा रहन सहन भी अलग हो, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य एक हो तो हम किसी काम को आपस में मिलकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं गांधी जी का भारत आगमन। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के पश्चात भारत वापस आए। याद रखने लायक पॉइंट ये है हमारा कि इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता से मिलकर उनके साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए सारे देश का भ्रमण किया। किसी भी क्षेत्र की यदि समस्याओं को जानना है तो हमें सबसे पहले उस क्षेत्र में जाकर देखना होगा कि वहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं। सिर्फ गद्दी पर बैठ जाने से और शासन मात्र चला लेने से हमें ये मालूम नहीं होता कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। अगर ज़मीनी स्तर पर लोगों को जानना है
तो हमें उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुननी होंगी, तभी हम जान सकते हैं कि असली समस्या क्या है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, उन्होंने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि को और इसके लोगों को जान सके। 1915 से 1916 के दौरान महात्मा गांधी ने तीसरे दर्जे की यात्रा की और समाज के कष्टों को जानने की कोशिश की। देखिए, ये जो सारे पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी की बुक से पॉइंट आउट करके समरी टाइप मैंने बनाए हैं। सो बहुत ध्यान से इनको देखते जाइए और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पे ध्यान देते जाइए। साथ ही आपको पूरी स्टोरी पता चलती जाएगी कि शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे कौन कौन से आंदोलन गांधी जी द्वारा किए गए, और इसके थ्रू आपको उनका व्यक्तित्व जानने में आसानी होगी। तो आइए पढ़ते हैं चंपारण किसान आंदोलन 1917। दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रही गांधी जी ने 25 मई 1915 को कोचरब अहमदाबाद में साबरमती के किनारे सत्याग्रही आश्रम की स्थापना की। इसलिए उन्हें साबरमती के संत कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग बिहार चंपारण जिले में किया था। ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया, तो स्टार्टिंग की थी इन्होंने भारत में बिहार में चंपारण जिले से। चंपारण में क्या समस्या थी? चंपारण में किसानों को नील की खेतों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों को अपनी ज़मीन में कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर ही उन्हें बेचना पड़ता था। और ये चंपारण सत्याग्रह की एक तस्वीर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिनकठिया पद्धति क्या थी, तो इसी को तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। 1917 में महात्मा गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई वहां पहुंचे और किसानों की हालत की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। चंपारण आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई महात्मा गांधी जी ने जीत ली। खेत मालिकों के साथ हुए समझौते के तहत अवैधानिक तरीकों से किसानों से लिए हुए धन का 25% उन्हें वापस करने की बात तय हुई। महात्मा गांधी जी का 1917 का अधिकांश समय किसानों के लिए बीता। अब हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। चंपारण आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण गांधी जी को कुछ उपाधियां प्रदान की गई थी, जैसे कि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और इनको मलंग बाबा कहा था अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। आगे हम पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ। 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो जाने के कारण सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने की वजह से सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। इसे हम खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जानते हैं। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने इस आंदोलन की बागडोर संभालते हुए ब्रिटिश सरकार को लगान माफ़ करने के लिए मजबूर कर दिया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। इसके बाद में 1918 का ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद के मिल मजदूरों व मालिकों के मध्य मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, और ये उसकी एक तस्वीर। अहमदाबाद में एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़ों की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। उनकी मेन समस्या क्या थी, आइए जानते हैं। मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे, परंतु मालिक 20% देने को तैयार थे। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भूख हड़ताल का सहारा लिया और इस आमरण अनशन का परिणाम मजदूरों को 35% बोनस के रूप में मिला। गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी और इसका परिणाम ये हुआ कि अब मजदूरों को 35% बोनस के रूप में मिलने लगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी ने जब पहला अपना आमरण अनशन किया तो वो किस आंदोलन के दौरान किया था, तो हम ध्यान रखेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन जो था वो गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। उल्लेखनीय है कि इस आंदोलन में मिल मालिक अंबालाल साराभाई, उनकी बहन अनसुईया ने गांधी जी का साथ दिया था। आगे पढ़ते हैं हम रॉलेट एक्ट 1919 का। इसमें क्या है,
गरीबी, बीमारी, नौकरशाही के दमन चक्र और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया और जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए, जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। तो इस रॉलेट एक्ट का मेन उद्देश्य अंग्रेजों का यही था कि वो रॉलेट एक्ट को लागू करेंगे तो लोग क्रांतिकारी गतिविधियां करने से डरेंगे, क्योंकि इस एक्ट में क्या होता था कि गवर्नमेंट जिसको जब चाहे जेल में बंद कर देती थी, जब तक चाहे जेल में बंद कर सकती थी। नॉर्मल सा कोई भी अपराध है तो उसकी दलील सुने बिना ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता था और वो व्यक्ति कोई भी वकील नहीं कर सकता था, अपनी कोई भी अपील नहीं दे सकता था, ना कोई उसकी दलील रखी जाती थी। तो इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी इसलिए कहा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोग इस रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठे हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह नहीं पता था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। बात करें अगर मार्शल लॉ की, तो मार्शल लॉ क्या होता है? एक ऐसी विशेष परिस्थिति जिसमें शासन की बागडोर सेना अपने हाथ में ले लेती है और सेना का पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाता है। ऐसा कई परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे बाहरी किसी देश का आक्रमण हो जाए या युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो, तो उस सिचुएशन में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। तो लोगों को ये नहीं मालूम था कि मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है और इसी बीच जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और सरकारी आंकड़ों में ये 379 ही बताई गई। आइए देखते हैं कुछ दृश्य जहाँ पर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये जलियांवाला बाग का आप दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर अभी भी गोलियों के निशान मिलते हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1920-22 का असहयोग आंदोलन। आइए जानते हैं असहयोग आंदोलन क्या था। इस आंदोलन के कार्यक्रम निम्न थे। सरकार से प्राप्त उपाधियां, वेतनिक या अवैतनिक पदों को त्याग दिया गया। सरकारी स्कूलों और सहकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों का बहिष्कार किया गया। 1919 सुधार एक्ट के अंतर्गत होने वाले चुनाव को भी रद्द कर दिया गया। सरकार के सभी न्यायालयों का भी बहिष्कार कर दिया गया। विदेशी माल का बहिष्कार कर दिया गया। सभी सरकारी और अर्ध सरकारी समारोहों का भी बहिष्कार कर दिया गया और सैनिक, मजदूर आदि ने सभी ने काम करने से साफ मना कर दिया। मद्यपान का भी निषेध किया गया। सरकार को कर देना भी बंद कर दिया गया, टैक्स रोक दिया गया और सैनिक कर्मचारियों द्वारा विदेशों में नौकरी से साफ इनकार कर दिया गया। जब 1857 में क्रांति हुई थी तब अंग्रेजी शासन की नींव हिली थी। 1857 के बाद 1922 में जब असहयोग आंदोलन हुआ है तो उसके परिणाम स्वरूप भी अंग्रेजी राज की नींव हिली थी। तो ये असहयोग शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक पहलू नजर आया। अहिंसात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए चलाया गया ये एक आंदोलन था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी द्वारा लोगों में जागृति और उत्साह को जगाया गया। उन्हें सदैव अहिंसा के मार्ग पर डटे रहने के लिए कहा गया। उनकी सलाह थी कि किसी भी कीमत पर आंदोलन हिंसात्मक न हो पाए। आंदोलन अति तीव्र गति से चल रहा था। स्कूल कॉलेज से हजारों छात्रों ने बहिष्कार किया। वकीलों ने बड़े स्तर पर अदालतों का भी बहिष्कार कर दिया।
देश के जाने माने वकील जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने वकालत करना छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। चरखे खादी का खूब प्रचार हुआ और खादी जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक भी बन गई। शराब की दुकानों पर भी धरना दिया गया। चुनाव का भी बहिष्कार किया गया और कोई भी कांग्रेसी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन देश का पहला विशाल जन आंदोलन था जिसमें सभी प्रांत, वर्ग और जाति के लोगों ने भाग लिया था। देखिए, आंदोलन तो ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ और काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी इसके मिले हमें। लेकिन फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत में जो चौरी चौरा पुरवा था वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी। और इस अग्निकांड में क्या हुआ कि कई पुलिस वालों की जान चली गई। अब ये आंदोलन का एक हिंसात्मक पार्ट भी हमारे सामने आया जिससे गांधी जी को बहुत गहरा आघात लगा और उन्होंने इसको वापस लेने की घोषणा कर दी।